नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन टारगेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। मित्रों, इस पटल पर हमने यह प्रयास किया है कि अब से हम 2 विषयों के साथ आगे बढ़ेंगे। मैं विगत दिनों संविधान की 2-3 कक्षाएं आपके लिए उपलब्ध कराई। वो कक्षाएं भी संचालित होती रहेंगी, लेकिन इसके साथ साथ एक अन्य विषय के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ और वो अगला विषय है इतिहास। इतिहास के विषय में हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण खंड हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। जैसे एक दिवसीय परीक्षाओं के संबंध में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न बनते हैं हड़प्पा से, क्योंकि पाषाणकालीन मानवीय सभ्यता के संबंध में प्रश्नों की जो संख्या है वो अब बहुत कम हो गई है। तो विशेषकर प्रश्न बनते हैं हड़प्पा से। हड़प्पा के बाद जो अगला चरण हम लोग पढ़ेंगे वो वैदिक संस्कृति होगी, और वैदिक संस्कृति के बाद फिर 16 महाजनपद, मगध, और उसके बाद जो महत्वपूर्ण शासकीय वंश होंगे उनके संबंध में 2-2, 3-3 वीडियो के साथ उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। मित्रों, आज जिस कक्षा का हम लोग आरंभ करने जा रहे हैं वो है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता जिसकी खोज ने भारतीय इतिहास की प्राचीनता को लगभग 1000 वर्ष सीधे सीधे पीछे कर दिया, और इसकी खोज ने हमें लगभग 5000 साल पुरानी सभ्यताओं से जोड़ भी दिया। यह सभ्यता कई नामों से जानी जाती है। सबसे पहले इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, तो पहले ये जानिएगा कि 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल के नेतृत्व में जिस पहले स्थल की खोज की, जो पहला स्थल था वो स्थल था हड़प्पा। और इतिहासविदों में एक विधा प्रचलित है, एक परंपरा है कि जब भी किसी पुराने सभ्यता का उत्खनन किया जाएगा तो उत्खनन के दौरान जो पहला स्थल होगा, जो शुरुआती स्थल होगा, उसी स्थल के नाम पर पूरी सभ्यता के विषय में नामकरण किया जाएगा। तो पहला कारण यह हुआ कि पहला स्थल खोजा गया हड़प्पा, इस वजह से उसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। दूसरा इसका नाम कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कहने का जो कारण है वो ये है कि जो शुरुआती नगर मिले, उन शुरुआती नगरों की जो अवस्थिति थी वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास थी। क्योंकि जो पहला नगर खोजा गया हड़प्पा वो रावी नदी के किनारे, रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था, और रावी सिंधु की सहायक नदी है। तो हड़प्पा, और हड़प्पा के बाद जो अगला नगर खोजा गया वो नगर था मोहनजोदड़ो, जो कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर और स्वतः वो सिंधु के तट पर ही बसा हुआ था। तो यह सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हालांकि बाद में इसमें बदलाव किया गया, क्योंकि कई सारे सिंधु जो स्थल थे, हड़प्पा कालीन इस सभ्यता के जो स्थल थे वो सिंधु नदी के साथ साथ और कई अन्य नदियों के आसपास दिखने लगे। तो बाद में जब खुदाई हुई, हालांकि वर्तमान समय में लगभग 1500 कुल स्थल हैं, 1500 स्थल हैं, और इन 1500 स्थलों में सबसे अधिक स्थल सिंधु के इतर हैं। तो जो अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक
सैंधवकालीन स्थल या हड़प्पा सभ्यता के सबसे अधिक स्थल किस नदी के किनारे मिले हैं? तो उसका उत्तर होगा सरस्वती नदी। सरस्वती नदी। और इस कारण से सिंधु घाटी सभ्यता के साथ साथ इसे सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। इसके अलावा एक पाकिस्तानी इतिहासकार हैं, उन महोदय ने भी इसके विषय में कहा है कि यह बृहत्तर सिंधु सभ्यता है, यानी कि वो सिंधु नदी से बाहर की सभ्यता है, तो इसलिए इसे बृहत्तर सिंधु सभ्यता भी कहा गया। प्रथम नगरीय क्रांति भी इसे कहा जाता है। प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है इसे, क्योंकि विश्व में नगरों के जो प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं वो इसी सभ्यता से मिलते हैं। प्रथम नगरीय सभ्यता के बारे में भी जाना। आपने जाना कि इसका एक नाम हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, सरस्वती सभ्यता है, प्रथम नगरीय सभ्यता है। और इसके साथ साथ अब इसके कई सारे स्थल गंगा और उसके सहायक नदियों के पास भी मिलने लगे हैं। और गंगा और उसकी सहायक नदियों के पास मिलने के कारण अब एक शब्द और प्रचलन में आ चुका है जिसे कहा जाता है सिंधु सारस्वत गंगेय सभ्यता। सिंधु सारस्वत गंगेय सभ्यता, तो इस नाम से भी इस सभ्यता को जाना जाता है। हम इस सभ्यता के विषय में आगे और विस्तार से चर्चा करेंगे, पर उस चर्चा से पूर्व इसे समझने के लिए एक सामान्य प्रारूप तैयार करते हैं कि आखिर इसे हम समझेंगे कैसे। क्योंकि व्यावहारिक रूप से अगर आप लगातार पढ़ते हैं तो यह आपके समझ में थोड़ा सा जटिलता पैदा करता है, आपके लिए आसानी से समझ नहीं विकसित कर पाता है, और विवश होकर के लोग इसे छोड़ देते हैं, उचित नहीं समझते इसे पढ़ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जानकारी की पृष्ठभूमि, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के विषय में जानकारी कहाँ से मिली। यानी कि जो पहला टॉपिक हमारा होगा वो होगा जानकारी की पृष्ठभूमि। जानकारी की पृष्ठभूमि के बाद हम बात करेंगे कि आखिर इस सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ था, विस्तार कहाँ कहाँ तक था, किन देशों तक था। विस्तार के बाद जो अगला भाग हम लोग पढ़ेंगे इनके उद्भव के बारे में, कि आखिर यह जो सभ्यता थी इस सभ्यता का उद्भव कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किन चरणों में हुआ। उद्भव के बाद हम लोग देखेंगे इसके नगर नियोजन के बारे में। नगर नियोजन और नगर नियोजन के साथ ही हम लोग यह भी पढ़ लेंगे भवन निर्माण, जल प्रबंधन, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद जो अगला चरण हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हड़प्पा कालीन जो संस्कृति थी, और इस संस्कृति के साथ ही हम लोग पढ़ेंगे धर्म के बाद हम लोग पढ़ेंगे समाज के बाद हम लोग पढ़ेंगे कला में हम चित्रकला और मूर्तिकला पर भी बात करेंगे। इसके बाद धर्म, समाज, कला के बाद हम लोग संस्कृति का ही भाग मानेंगे लिपि। चर्चा करेंगे कि किस प्रकार की लिपियां इस काल में प्रचलन में थी। अन्य टॉपिक भी समय के हिसाब से देखेंगे हम लोग। इसके बाद संस्कृति के बाद जो अगला चरण होगा लिपि के साथ हम राजनीति भी यहीं देख लेंगे।
राजनीति से मतलब है कि इनके प्रशासन का स्वरूप क्या था, शासन का कैसा स्वरूप इनके ऊपर था जिससे वे ये शासित होते थे। संस्कृति के बाद हम इनके अर्थव्यवस्था पर देखेंगे। अर्थव्यवस्था, और इस अर्थव्यवस्था में इनके कई रूपों को देखेंगे। जैसे आज भी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते समय हम ये ध्यान देते हैं कि अर्थव्यवस्था किन प्रारूपों से मिलकर के बनी होती है, तो लगभग उतने ही प्रारूप इनमें भी होते हैं। हालांकि जो टर्शियरी सेक्टर कहा जाता है, जो सेवा क्षेत्र कहा जाता है, उसके विषय में थोड़ी सी जानकारी नहीं मिल पाती, क्योंकि इस काल के कोई साहित्य नहीं उपलब्ध है। क्योंकि अगर साहित्य होता तो सेवाओं का स्वरूप होता, उसके विषय में विस्तृत विशद जानकारी होती तो हम इसके विषय में जान पाते। लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए तीसरे क्षेत्र के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती। तो अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते समय हम लोग विशेष करके देखेंगे कृषि, और कृषि के बाद उद्योग भी थे, क्योंकि आप देखेंगे कि मनका बनाने के कारखाने, सूती वस्त्र बनाने के कारखाने, उसके साथ साथ कई अन्य आभूषणों के विषय में भी जानकारियां मिलती हैं। तो कृषि देखेंगे, उद्योग देखेंगे, व्यापार भी देखेंगे। व्यापार, और इस व्यापार में हम आंतरिक और बाह्य दोनों व्यापारों को देखेंगे। आंतरिक और बाह्य व्यापार। तो यहां हमने व्यापार के बारे में जाना। संस्कृति के साथ एक और भाग हम लोग जोड़ लेते हैं, अंत्योष्टि के बारे में। अंत्योष्टि का भी हम यहीं अध्ययन करेंगे। अंत्योष्टि यानी कि अंतिम संस्कार किस प्रकार से होता था, तो यहाँ हम अंत्योष्टि के बारे में भी जानकारी ले लेंगे। और इतनी जानकारी लेने के बाद जो अगला भाग होगा वो होगा जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में, क्योंकि इससे भी ठीक ठाक प्रश्न बनते हैं। स्थलों के बारे में विशेष जानकारी लेंगे हम लोग। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है इस समय, उसका क्षेत्रफल क्या है, वहाँ से मिले पुरातात्विक साक्ष्य क्या हैं, वहाँ जीवन का आधार क्या होता था, उनके उपयोगिता क्या होती थी। इसके साथ साथ महत्वपूर्ण स्थल के बाद हम लोग देखेंगे पतन के कारण। पतन के कारण। तो इन चरणों में हम इस हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन करेंगे। मित्रों, हम प्रयास करेंगे कि यह कम से कम 3 वीडियो में हो जाए। अगर यह 3 वीडियो में नहीं हो पाता है तो 4 वीडियो में आपके लिए इतना पर्याप्त होगा कि प्रायः इससे कोई भी प्रश्न बाहर न जाए। तो आप इसे बना लीजिएगा, क्योंकि इसके इतर भी जब आप कभी पढ़ेंगे तो पढ़ते समय इन विषयों को अपने ध्यान में रखेंगे और इन्हें ढूंढने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में जो भी प्रश्न बनेंगे वो लगभग इन्हीं आधारों पर बनेंगे। तो मित्रों, आगे हम बात करते हैं। जो पहला टॉपिक है जानकारी की पृष्ठभूमि के बारे में। जानकारी की पृष्ठभूमि। आखिर कब पता चला कि सिंधु सभ्यता या कोई ऐसी सभ्यता प्रचलन में है? मित्रों, 18वीं सदी के आरंभिक चरण चल रहा था और 1826 ईस्वी में एक ब्रिटिश विद्वान थे जिनका नाम था चार्ल्स मैसन। और चार्ल्स मैसन ने पहली बार इस सभ्यता की तरफ लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने बताया कि कोई ऐसी सभ्यता है जो इन क्षेत्रों में दबी हुई है। अगर उसका हम उत्खनन करें, उस पर हम अन्वेषण करें, तो उस सभ्यता के विषय में विशद जानकारी हमें प्राप्त हो सकती है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जो 19वीं सदी का आरंभिक दौर था,
1813 ईस्वी में ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन हुआ। तो यह दौर यूरोप और भारत इन दोनों सभ्यताओं के द्वंद्व का चरण था। यूरोपीय किसी भी दशा में यह नहीं चाहते थे कि भारत के विषय में कुछ ऐसी जानकारी मिले जिसकी वजह से यूरोपीय जो बौद्धिक संप्रभुता है उस पर कोई आंच आए। तो इसलिए मित्रों उन्होंने चार्ल्स मैसन के इन विचारों का खंडन किया या फिर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। चार्ल्स मैसन के बाद चार्ल्स मैसन 1826 ईस्वी में इन्होंने प्रयास किया था। चार्ल्स मैसन के बाद जो अगले व्यक्ति थे जिन्होंने इस तरफ ध्यान आकृष्ट कराया वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय। उन्होंने भी इस तरफ ध्यान आकृष्ट करवाया, लेकिन फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया। और साथ ही साथ इस दौर में कनिंघम के कुछ समय के बाद ही 1853 में कनिंघम महोदय ने लोगों को इस तरफ ध्यान आकृष्ट करने के लिए विवश किया, पर सफलता नहीं मिली। कनिंघम महोदय के बाद दो इंजीनियर थे जो कराची से लाहौर के बीच रेलवे के मार्ग का निर्माण कर रहे थे, जिन्हें जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन, कई सारे पुस्तकों में एक ही साथ नाम मिलता है, जॉन विलियम ब्रंटन। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि एक व्यक्ति थे जॉन ब्रंटन और उनके भाई थे विलियम ब्रंटन। इन दोनों ने 1856 ईस्वी में जब वो रेलवे की पटरियों पर बिछाए जाने वाले ठीकरों का उत्खनन कर रहे थे, तो उस दौरान उन्होंने इस हड़प्पा सभ्यता के कई सारे महत्वपूर्ण अवशेषों को भी क्षति पहुंचाई, उनका उत्खनन किया। लेकिन फिर भी वो वहाँ ठहरे और उन्होंने इस तरफ लोगों के ध्यान को आकृष्ट करवाया। जैसा कि बाद में 1861 ईस्वी में भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। और कनिंघम महोदय को ही इसका प्रमुख बनाया गया। इसलिए भारत में भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो कनिंघम महोदय को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। कनिंघम महोदय ने 1873 ईस्वी में भी प्रयास किए, लेकिन इनको अंतिम रूप से कोई विशेष सफलता हासिल नहीं हो सकी। इसके बाद 20वीं सदी का दौर आया और 20वीं सदी के आरंभिक चरण में सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रमुख बने और सर जॉन मार्शल ने लोगों को इस सभ्यता के बारे में जागरूक किया और साथ ही साथ राय बहादुर दयाराम साहनी के सहयोग से इस हड़प्पा स्थल की खुदाई आरंभ की। जॉन मार्शल ने 1902 से 1928 ईस्वी तक उन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग में अपनी सेवाएं दी थे। तो जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी के द्वारा पहले हड़प्पाई स्थल या सैंधवकालीन स्थल की खुदाई करवाई, जो स्थल था हड़प्पा। और इस पहले स्थल की खुदाई के कारण ही यह खुदाई 1921 ईस्वी में की गई। 1921 ईस्वी में की गई। इस पहले खुदाई के कारण ही इस पहले स्थल के नाम पर इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। तो आपने मित्रों जाना कि इसके जानकारी की पृष्ठभूमि क्या थी।
कैसे पता चला कि यह एक सभ्यता थी, इसका पूरा विवरण जाना कि सर चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में जो उस समय की पुरातत्व विभाग का अन्वेषण कर रही थी, 1784 ईस्वी में स्थापित जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल थी, वही भारतीय पुरातत्व विभाग का कार्यभार संभाल रही थी, उसकी जिम्मेदारियों का वहन कर रही थी। तो एशियाटिक सोसाइटी बंगाल के बाद बंगाल ने इनकी बातों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। अंततः परिणाम यह हुआ कि विवश होकर के इन्होंने इसके संबंध में कई लेख भी जारी किए। और फिर उसके बाद हमने बताया कि कनिंघम महोदय ने भी ध्यान आकृष्ट करवाने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन ने भी किस प्रकार से इसके विषय में जानकारी दी, और अंततः भारत में एक स्वतंत्र पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई, जो इससे पूर्व अगर पूछे कि भारत में आरंभिक पुरातत्व विभाग का कार्यभार कौन संभाल रहा था, या आर्य पुरातात्विक विभाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सेवाएं दे रही थी, तो इसका ध्यान रखिएगा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। स्थापना कब हुई थी? तो 1784 ईस्वी में। किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने। ये सामान्य जानकारी मिली। इसके बाद हम बात करते हैं इसके विस्तार के बारे में कि इसका विस्तार कहाँ तक था। विस्तार के बारे में अगर बात किया जाए तो मित्रों, इसका विस्तार तत्कालीन समय में प्रचलित जितनी भी सभ्यताएं थीं, उन सभी सभ्यताओं में सबसे अधिक था। यानी कि लगभग 12,99,000 वर्ग किलोमीटर, 12,99,000, या सामान्य रूप से इसे 13 लाख भी कह सकते हैं। 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसका पूरा विस्तार था। अगर इसकी अवस्थिति के बारे में बात की जाए तो इसकी अवस्थिति 3 देशों में थी। जैसे पहला भारत, सर्वाधिक क्षेत्रफल आज भी भारत में ही है। दूसरा राष्ट्र था पाकिस्तान, और तीसरा राष्ट्र था अफगानिस्तान। तो आपसे यह प्रश्न पूछे कि निम्नलिखित में से किस देश में सैंधवकालीन स्थल प्राप्त नहीं हुए, और प्रश्न आ जाए, विकल्प आ जाए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, उसमें ध्यान दीजिएगा बांग्लादेश होगा। नेपाल होगा तो नेपाल भी नहीं रहेगा, क्योंकि इसको बिल्कुल एकदम साधारण तरीके से आप ध्यान में रखिएगा, स्मृति में बना लीजिएगा। यह कोई बहुत अलग विषय नहीं है जिसको रटना पड़े या जिसके विषय में बहुत सूक्ष्म दृष्टि रखनी पड़े। यह बहुत आसान ही है कि आप यह जान पाएंगे कि भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये 3 ऐसे देश हैं जिनमें सैंधवकालीन स्थल प्राप्त हुए। हालांकि अगर क्रम पूछे कि सर्वाधिक स्थल किसमें मिले हैं या स्थलों की संख्या के आधार पर क्रम निर्धारित करिए, तो उस क्रम में जो सबसे अधिक स्थल मिले हैं वो भारत में मिले हैं, उसके बाद पाकिस्तान में, और तत्पश्चात सबसे कम मिले हैं अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में केवल 2 ही स्थल मिले हैं। एक स्थल है सुरतघोई और दूसरा स्थल है मुंडीगाक। सुरतघोई और मुंडीगाक, यही केवल 2 ऐसे स्थल हैं जिनकी अवस्थिति अफगान क्षेत्र में है। ठीक, और सारे स्थल भारतीय परिक्षेत्र में है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि भारत में अगर पूछे कि सर्वाधिक स्थल किस राज्य में है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक स्थल जो हैं
वो गुजरात में है। सर्वाधिक स्थल, सर्वाधिक स्थल गुजरात में है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। बड़े स्थल, छोटे स्थल, उनकी विशेषता के बारे में हालांकि हमने बताया कि अंतिम चरण में हम स्थलों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तब आपको बताएंगे हम कि कौन से स्थल आकार में बड़े हैं, सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, बड़ा है तो कितना बड़ा है, विशेषता क्या है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में यह पूरी सभ्यता विस्तृत थी। आपसे कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि इसका उत्तरी भाग का उत्तरी स्थल कौन सा था, दक्षिणी स्थल कौन सा था, पूर्वी और पश्चिमी स्थल कौन सा था। तो इसके लिए सामान्य रूप से जानिएगा कि जो इसका उत्तरी स्थल था मांडा, और दक्षिणी स्थल था दाइमाबाद। पश्चिमी स्थल के बारे में बात की जाए तो इसका जो पश्चिमी स्थल था वह था आलमगीरपुर, ठीक ना। उत्तरी स्थल मांडा, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि सामान्य रूप से जब कभी चित्र पे अंकन किया जाता है तो ऊपर की तरफ सदैव उत्तर रहता है और नीचे की तरफ दक्षिण रहता है। तो उत्तर में मांडा, दक्षिण में दाइमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम में जो स्थल है उसका नाम है सूतका गेंडोर। यह एक बंदरगाही नगर था। एक चीज़ और जानिएगा कि इनके बारे में नदियों के विषय में भी पूछता है कि आखिर कौन सा स्थल किस नदी के किनारे अवस्थित था। तो ये ध्यान दीजिएगा कि सूतका गेंडोर जो था वो दास्क नदी के किनारे स्थित था। कौन सी नदी? तो वो नदी होगी दास्क नदी। उसके बाद अगर मांडा के विषय में पूछा जाए तो मांडा जो है ये चिनाव नदी के किनारे स्थित है। चिनाव नदी। आलमगीरपुर के बारे में पूछा जाए तो यह हिंडन नदी के किनारे स्थित है। हिंडन। दाइमाबाद प्रवरा नदी के किनारे। प्रवरा ये गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक ना। अगर यह पूछा जाए कि कौन सा स्थल वर्तमान में किस राज्य में है तो यह भी ध्यान दीजिएगा कि दाइमाबाद जो है ये महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में है। अहमदनगर कहाँ? तो महाराष्ट्र। आलमगीरपुर इसका जानिएगा मेरठ। राज्य कौन सा है? तो यूपी का मेरठ जिला। ये है जम्मू कश्मीर का अखनूर डिस्ट्रिक्ट। जम्मू एंड कश्मीर, ठीक ना। इसके बारे में जानिएगा कि यह बलूचिस्तान प्रांत का है। बलूचिस्तान देश कौन सा होगा? तो पाकिस्तान देश में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। ठीक ना। अब इनके विस्तार के बारे में और थोड़ी सी जानकारी जानिएगा। एक विशेषता और ध्यान दीजिएगा कि जब हम उत्तर से दक्षिण की तरफ इसके विस्तार को जांचते हैं तो इस दौरान एक गुजरात का एक और स्थल आता है बीच में, जो कई सारी पुस्तकों में सबसे दक्षिणी स्थल के रूप में भी अंकित होता है, और वो स्थल होता है भगत राव। यह किम नदी के किनारे है। किम नदी, ठीक ना। तो इसके विस्तार के बारे में आखिर दूरी कितनी है?
तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो कुल दूरी है यह लगभग 1400 किलोमीटर है। कितनी है तो 1400 किलोमीटर है, ठीक ना। यहाँ तक अगर पूछे तो 1100 किलोमीटर और उसके बाद ये 300 किलोमीटर, ठीक ना। आपने यह जाना कि पूरे 1400 किलोमीटर की दूरी है। पश्चिम से पूर्व तक की जो दूरी है यह है 1600 किलोमीटर, ठीक ना। 1600 किलोमीटर की दूरी है। अब आपसे यह कई बार पूछ देता है कि वर्तमान समय में अगर अवस्थिति पर ध्यान दें तो सिंधु सभ्यता का आकार किस प्रकार से है। तो ये पूरा ध्यान दीजिएगा कि यह त्रिभुजाकार है, क्योंकि आप देखेंगे कि यह लगभग इस प्रकार से है और यहाँ से बिल्कुल पास में ही है, यहाँ अवस्थिति है, तो यहाँ ये ऐसे आ जाएगा और फिर ये इस प्रकार से, तो यह लगभग त्रिभुजाकार है, ठीक है मित्रों। हमने देखा हड़प्पा सभ्यता के आरंभिक जानकारी की पृष्ठभूमि के बारे में। इसके बाद हमने देखा इसके विस्तार के बारे में, भौगोलिक विस्तार कहाँ तक है। तो हमने जाना कि यह वर्तमान समय में इसके कुल जो स्थल हैं वो 3 देशों में पाए जाते हैं, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। इसके विस्तार की चर्चा की जाए तो यह जम्मू कश्मीर इसका सबसे उत्तरी सिरा होता है, जबकि महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्थित दयामाबाद इसका सबसे दक्षिणी सिरा होता है। उसके बाद हम बात करते हैं आलमगीरपुर, इसका सबसे पूर्वी सिरा होता है जो मेरठ में स्थित है यूपी के, और जो पश्चिमी सिरा होता है इसका सुतका गेंडोर, एक बंदरगाही नगर जो बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। तो इस प्रकार हमने इसके जानकारी की पृष्ठभूमि और इसके विस्तार के बारे में जाना। आइए हम आगे बात करते हैं इसके उद्भव के बारे में। उद्भव के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उद्भव के संबंध में भी भारतीय और साम्राज्यवादी इतिहासकारों के मध्य कई सारे द्वंद्व दिखते हैं। कई सारे भारतीय इतिहासकार भी हालांकि विदेशी उद्भव के संबंध में विचार करते हैं। वो कहते हैं कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे, या जो सिंधु सभ्यता के निवासी थे, वो बाह्य संस्कृतियों के ही लोग यहाँ आकर के बसे थे, या बाह्य सभ्यताओं के लोग ही आकर बसे थे, क्योंकि सिंधु सभ्यता के समानांतर कई और संस्कृतियाँ प्रचलन में थीं, जैसे मेसोपोटामिया की संस्कृति सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। लेकिन अगर तुलना की जाए तो इन दोनों संस्कृतियों को अगर जोड़कर देखा जाए, मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसे सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं, इन दोनों संस्कृतियों को अगर जोड़ा जाए तो लगभग इन दोनों संस्कृतियों का 12 गुना अधिक विस्तार हड़प्पा सभ्यता में दिखाई देता है। अगर मिस्र की सभ्यता की तुलना की जाए तो मिस्र की सभ्यता का लगभग 20 गुना बड़ा भाग था। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कई इतिहासकार यह कहते हैं कि मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता का संभवतः हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता उपनिवेश हो सकता है। इसके संबंध में, उद्भव के संबंध में कई सारे मत, जैसे एक विदेशी मत है और देसी मत भी है। अगर विदेशी मत के बारे में बात की जाए तो गार्डन चाइल्ड महोदय हैं, उसके बाद मार्टिमर व्हीलर, इसके अलावा जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, डी कौशाम्बी, ये सारे लोग ऐसा मानते थे कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे, इनका उद्भव विदेशियों की वजह से हुआ है, विदेशियों की वजह से। और विदेशी कौन? मिस्र या सुमेरियन सभ्यता के लोग।
कुछ इतिहासकार थे जो इसे मानते थे कि यह इनका देसी उद्भव है, यानी कि स्वदेशी उद्भव, देसी उद्भव। देसी उद्भव के संबंध में कौन से थे? तो आप आलचिन दंपत्ति इनको मानते थे। आलचिन दंपत्ति ऐसा मानते थे। ये दोनों लोग थे। इनका मानना था कि नहीं, हड़प्पा सभ्यता उनकी अपनी स्थानीय संस्कृति है, कहीं वो बाहर से नहीं आए हैं। आलचिन दंपत्ति के बाद रोमिला थापर भी हैं। रोमिला थापर जिन्होंने भारतीय प्राचीन इतिहास के संबंध में कई सारे ऐसे शोध किए हैं जो आज इतिहास की समझ में और इतिहास के क्रमबद्ध निर्धारण में बहुत सारा योगदान देते हैं। रोमिला थापर के बाद आर.एस. शर्मा महोदय हैं। तो इस प्रकार ये दो गुट था जो सिंधु सभ्यता के विषय में अपना निर्धारण करता, अपनी राय देता था। बात करते हैं गार्डन चाइल्ड महोदय की। इन्होंने सीधे सीधे कहा था कि जो हड़प्पा सभ्यता है यह दक्षिण सुमेरियाई लोगों के उपनिवेश है। सुमेरियन सभ्यता के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिएगा कि यह वर्तमान समय के इराक, ईरान, सीरिया और तुर्की के कुछ हिस्सों में यह सभ्यता अवस्थित थी। और यह सभ्यता दजला और फरात नदियों के किनारे बसी हुई थी। और इसके साथ साथ यहाँ के कई सारे ऐसे स्थल मिले हैं, वह भी लगभग नगरीय सभ्यता थे। ये भी इनका एक आधार माना जाता है। मिस्र की सभ्यता के बारे में आप लोग जानते ही हैं। मिस्र की सभ्यता जो नील नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो ये जानिएगा, उत्तरी अफ्रीका का जो क्षेत्र था, जो आज मिस्र है, मिस्र ही था। गार्डन चाइल्ड का महोदय था कि, और इन सभी लोगों का आखिर क्या आधार था कि ये विदेशी उद्भव के थे? इनका पहला आधार मानना था कि नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता यानी कि इनके कहने का अभिप्राय यह था कि जो हड़प्पा सभ्यता थी यह पूरी तरह नगरीय सभ्यता थी, यानी कि इनमें ग्रामीण परिवेश कहीं से भी दिखाई नहीं देता है। पर यह जानने का विषय है कि क्या कोई सभ्यता अचानक से आकर के विकसित हो सकती है? क्या उस सभ्यता के बनने में कोई सातत्य नहीं होता? आप खुद अपने आसपास देखते होंगे कि कई सारे ऐसे सामान्य रूप से सड़कों के किनारे रहने वाले गांव पिछले 20 वर्षों के निरंतर चरण के अंतर्गत उनमें विकास हुआ और एक सामान्य छोटे मोटे बाजार के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं। तो क्या अब से 20 वर्ष बाद एक बड़े बाजार के रूप में वो निर्मित नहीं हो जाएंगे? तो क्या 20 वर्ष के बाद अगर कोई व्यक्ति या किसी को ऐसा बोध होता है कि वह आज के 20 वर्ष पूर्व की अवस्था को वह नहीं समझ पाता, तो यह सीधे सीधे मान लेना यह आवश्यक होगा कि नहीं, यहाँ कोई ग्रामीण परिवेश या ग्रामीण संस्कृति नहीं थी। इनके विषय में ऐसा इनके कहने का एक और कारण बन जाता है कि जो सिंधु सभ्यता है इसकी खुदाई बहुत व्यापक स्तर पर नहीं हो सकी है। दरअसल किसी भी सभ्यता या किसी स्थल की खुदाई के संबंध में खुदाई के कई स्वरूप होते हैं। जैसे इनमें एक स्वरूप होता है जो लंबवत स्वरूप होता है, लंबवत स्वरूप जिसमें खुदाई की जाती है सीधे नीचे की तरफ, और एक होता है क्षैतिज स्वरूप जिसमें एक सतह पर जाने के बाद उसमें आसपास विस्तार किया जाता है, नीचे की तरफ नहीं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि एक ऐसा समय आएगा नीचे की खुदाई के समय जब जल आ जाएगा, और नीचे जल की उपस्थिति के बाद उसके नीचे खुदाई कर पाना संभव नहीं है। तो जब आप नीचे खुदाई करेंगे तो बहुत छोटे स्तर पर ही उसके विषय में जानकारी ले पाएंगे, और जब आप क्षैतिज खुदाई करेंगे, लंबी दूरी तक खुदाई करेंगे, हालांकि यह बहुत व्ययकारी यह पद्धति है, बहुत अधिक व्यय होता है, क्योंकि खुदाई एक आसानी से फावड़े से नहीं की जाती। खुदाई के लिए बहुत सूक्ष्म और बहुत विशेष जो समझिएगा कि जो हथियार प्रयोग में लाए जाते हैं, और उन्हीं के द्वारा ही खुदाई की जा सकती है।
तो आप ये जानिएगा कि हालांकि यह बहुत महंगी विधि है, महंगी विधि है। यह थोड़ा सा आसान होता है, एक ही स्थल को निर्धारित कर लेना और उसके बाद वहाँ पर नीचे तक खुदाई करना। तो ये लंबोत विधि, ये क्षैतिज विधि होती है। तो खुदाई के बाद यह पता चला कि यह सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, इसमें कोई संक्रमण का दौर नहीं था। संक्रमण का दौर मतलब जानिएगा कि आपके जीवन में भी कहीं भी संक्रमण का दौर रहा होगा, अंतर्द्वंद्वों से जूझ रहे होते हैं, आपके जीवन में आज भी संक्रमण का दौर है। आप इस समय निर्धारित नहीं कर पाते कि आपकी जीवन पद्धति कैसी हो, आप भारतीयों सा जीवन जिए कि यूरोपियों सा जीवन जिए, क्योंकि आपके अंदर यह अंतर्बोध अब उत्पन्न हो चुका है कि यूरोपियों का जो जीवन है, उनकी जो जीवन पद्धति है, उनकी जो संस्कृति है, वही आपके विकसित होने का एक आधार बन सकती है। क्योंकि आप अगर भारतीय संस्कृति का अनुसरण करते हैं तो अपने मित्रों में, अपने सगे संबंधियों में उपहास के पात्र बनते हैं। तो आप भी एक अंतर्द्वंद से जूझ रहे हैं, एक संक्रमण के दौर से जूझ रहे हैं, और इस जूझने की जो दशा है वह आपका एक अवस्था के बाद वो पार हो जाएगा, संक्रमण नहीं रह जाएगा। फिर आप समझ जाएंगे, आपके अंदर यह बोध हो जाएगा कि नहीं, यह भारतीय संस्कृति ही आपके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे बेहतर संस्कृति है, और इसी के साथ जीवन यापन कर पाना हमारे लिए ज़्यादा सुलभ भी होगा और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए ज़्यादा श्रेयस्कर भी होगा। तो हम ये संक्रमण के दौर से हम बात कर रहे हैं संक्रमण के दौर। संक्रमण का दौर ये है कि कोई भी एक नगर बनने से पूर्व, उसके पूर्व यहाँ कोई न कोई ग्रामीण संस्कृति भी रही होगी, ग्रामीण संस्कृति। उसके बाद एक दौर आता है जब वहाँ पे नगर के साथ साथ नगर के भी लक्षण दिखाई देते हैं और साथ ही साथ ग्रामीण लक्षण भी दिखाई देते हैं, ग्रामीण लक्षण। तो ये दौर होता है संक्रमण का काल, ठीक ना। तो अब जब इस स्थल की खुदाई हुई तो वहाँ कोई भी ऐसे कृषि के साक्ष्य नहीं मिले, वहाँ कोई ऐसा उस हड़प्पा कालीन स्थल में कोई ऐसे साक्ष्य नहीं मिले जिससे पता चलता हो कि लोग कृषि पर निर्भर रहते हों, या फिर वहाँ बिल्कुल शुरुआती चरण हो, अभी लोग सीख रहे हों, घर बनाना सीख रहे हों, सड़कों का निर्माण करना सीख रहे हों, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत ही सुव्यवस्थित और बहुत ही बेहतर ढंग से निर्मित एक नगर था जो बसाया गया था। आज भी आप देखते होंगे कि किसी भी बड़े महानगर के आसपास 25-50 किलोमीटर दूर नगर पे बढ़ते जनसंख्या के दबाव को कम करने के लिए नगरों का बसाव किया जाता है, और उसके बाद वहाँ पे व्यवस्थित ढंग से कॉलोनियाँ बनाई जाती हैं, सड़कें बनाई जाती हैं। वहाँ पे प्रशासकीय भवन कौन सा होगा, वहाँ पे अस्पताल किस तरह के होंगे, वहाँ पे अन्य जो संसाधन होंगे उनका निर्माण कहाँ किया जाएगा, सीवर कैसा होगा, नालियाँ कहाँ से निकाली जाएंगी, जो अवशिष्ट कचड़े हैं उनका कहाँ समापन किया जाएगा, नष्ट किया जाएगा। तो इस प्रकार से जैसे बसाया जाता है नगर, उसी पद्धति के तहत पूरी तरीके से विकसित नगर अवस्थित थे। तो इसीलिए ये भी इनका एक आधार हो जाता है कि ये पूरी तरह नगरीय सभ्यता थी, और कोई भी अचानक से नगर के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकता। कहीं न कहीं उसे अपने कुछ ग्रामीण परिवेश के साथ विकसित होना पड़ता है, और ग्रामीण लक्षणों के साथ विकसित होकर के नगर में ही परिवर्तित होना पड़ता है। तो यहाँ एक कारण था नगरीय सभ्यता। इनका कहना था कि जो मेसोपोटामिया थे वह भी नगरीय सभ्यता थी, और हड़प्पा भी नगरीय सभ्यता थी। इनका एक आधार हुआ। दूसरा इनका आधार था कि जो ईंटें हैं हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता में जो ईंट मिले हैं, ईंट वह पकाई गई हैं। अब इसके विषय में अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ एक विभेद मिल जाता है कि मेसोपोटामिया में जो ईंटें थीं उनको धूप में पकाया गया था, धूप में पकाया गया था। जब आप कालीबंगा के विषय में पढ़ेंगे, कालीबंगा के अध्ययन करते समय भी आपको जानकारी मिलेगी कि कालीबंगा मध्य हड़प्पाई स्थल था, यानी कि जो पूरी तरीके से विकसित हड़प्पा का जो स्वरूप था उससे पूर्व की अवस्था थी। तो कालीबंगा में भी कच्ची ईंटें मिलेंगी जो धूप से पकाई गए होंगे। जबकि अगर यही बात अगर हड़प्पा के संबंध में की जाए तो जो ईंटें थी वह आग में पकाई गई थी,
यानी कि आप कह सकते हैं ईंट भट्ठा उद्योग भी प्रचलन में हो गया था, ठीक ना, भट्ठे में या फिर आग में, ठीक ना। तो आप यहाँ भी खंडन भी समझ ले रहे हैं कि ईंटें सुमेरियन सभ्यता में भी प्रचलन में थी और हड़प्पा सभ्यता में भी। सुमेरियन सभ्यता की जो ईंटें थी वह आग में पकाई गई थी, जबकि हड़प्पा सभ्यता की जो ईंटें थी वो ये सुमेरियन सभ्यता की धूप में पकाई गई थी और हड़प्पा सभ्यता की आग में पकाई गई थी। ये दो विशिष्टता जाना आपने। तीसरा इनके कहने का आधार क्या था? इनके कहने का आधार था कि नदी संस्कृति थी, नदी सभ्यता थी, ठीक ना, नदी घाटी सभ्यता थी। नदी घाटी सभ्यता के बारे में इनका जानिएगा कि मेसोपोटामिया भी नदी घाटी सभ्यता थी और हड़प्पा भी नदी घाटी सभ्यता थी। नवपाषाण काल के बाद जब मानव ने व्यापक रूप से कृषि को अपने व्यावहारिक प्रचलन में लाया, अब वो उपभोक्ता से उत्पादक बन गया, तो उस दशा में उसने कृषि की निरंतरता को बनाए रखा। और इस निरंतरता को बनाए रखने के लिए तब नहरों का समुचित विकास नहीं हुआ था और तालाबों के किनारे एक बड़ी आबादी का बसाव हो पाना संभव नहीं था। तो प्रायः जब मानव ने कृषि करना सीख लिया तो उसने अपने बसाव का दायरा मान लिया नदी घाटी को, और नदी घाटी के किनारे ही बहुत सारी ऐसी संस्कृतियां विकसित होने लगी। अगर यह कहते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है वह सुमेरियन सभ्यता की भांति ही नदी के किनारे विकसित हुई है, तो आप यह भी मानिए कि मिस्र की सभ्यता भी सुमेरिया की देन है। मिसिसिपी के किनारे बसे इंका सभ्यता भी सुमेरिया की ही देन है। चीन की हुआंगहो नदी के किनारे और यांगत्से कियांग नदी के किनारे विकसित चीन की सभ्यता भी सुमेरिया की ही देन है, मानना पड़ेगा, क्योंकि यह कोई मानने का आधार नहीं होता कि नदी घाटी सभ्यता होने की वजह से ही हड़प्पा को हम मान लें कि यह सुमेरिया या मेसोपोटामिया सभ्यता के उपनिवेश के रूप में था, ठीक ना। तो हमने ये दो चीज़ें जानी नदी घाटी सभ्यता के बारे में। उसके बाद हम यहाँ समझ चुके हैं कि उद्भव का स्रोत क्या था। वास्तविक रूप में अगर देशी उद्भव के आधार माने जाएं तो आप यह मानिएगा कि हड़प्पा के अतिरिक्त बलूचिस्तान के क्षेत्र में मेहरगढ़ भी एक स्थल था। मेहरगढ़ और मेहरगढ़ से लगभग 7000 BC में खेती के प्रमाण मिलते हैं, कृषि के प्रमाण मिलते हैं, ठीक ना। कई सारे ऐसे ग्रामीण थे। मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ के बाद आमरी भी है, आमरी भी एक ग्रामीण संस्कृति थी। तो मेहरगढ़ के बाद आप देखेंगे कालीबंगा और उसके बाद धौलावीरा को भी आप देखेंगे। ये क्या है? ये हड़प्पा संस्कृति के मध्यकालीन स्थल हैं। जब मानव ने खेती करना, धीरे धीरे उसने चाक का प्रयोग करना, चाक से बर्तन बनाना और उसके बाद मृत भांडों का प्रयोग करना, तो ये भी एक सततता बनी रही, उनके विकास का चरण बना रहा। और परिणाम यह रहा कि यह जो बलूचिस्तान के मेहरगढ़ क्षेत्र में जो संस्कृति थी उसी का विकसित स्वरूप मोहनजोदड़ो हड़प्पा थी। इसका कोई भी बसने का बाह्य प्रभाव दिखाई नहीं देता। और इसके साथ साथ और भी कई ऐसे आधार मिलते हैं जिनको देखने के बाद यह तय हो जाता है कि अब जो यह संस्कृति है पूरी तरीके से विशुद्ध भारतीय संस्कृति है। मित्रों, आज हम उद्भव के बारे में ही जान सके। यहीं तक क्लासेस ज़्यादा लंबी हो जाएंगी और लंबी होने की वजह से थोड़ा सा समझ आना भी थोड़ा सा समस्या पैदा करता है, रुचि कम हो जाती है। इस वजह से हम अब अगली कक्षाओं में इसके नगर नियोजन पर बात करेंगे। कक्षाओं में निरंतरता बनाए रखिएगा। और नगर नियोजन के बाद हम बात करेंगे उनकी संस्कृतियों पर, उनके स्थलों पर और उनकी पूरी अर्थव्यवस्थाओं पर। मित्रों, आपसे एक और विनम्र निवेदन है कि आप
जो ये क्लासेस देखें उसको लाइव ही देखें, क्योंकि लाइव देखने के बाद ही हम उस मानव को प्राप्त कर पाएंगे, पूरा कर पाएंगे कि आपके सामने हम लाइव कक्षाएं ले सकें। लाइव से मतलब डाउनलोड करके न देखें, थोड़ा सा हमारे लिए डेटा व्यय करें, या हमारे ऊपर आपके द्वारा दी गई गुणदक्षिणा के समान होगी। अगली कक्षा में फिर उपस्थित होते हैं। धन्यवाद।